आप समझते हैं ना एलओसी क्या है, पीओके उसके बाद मेन पाकिस्तान आता है। इस बार क्या किया, उनका एक प्रांत है खैबर पख्तूनवा। पाकिस्तान के 4 स्टेट्स हैं, खैबर पख्तूनवा हो गया, इधर पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। तो खैबर पख्तूनवा सबसे ऊपर जो नॉर्थ के साइड में है वो, उसके अंदर एक जगह थी बालाकोट, जहां एक टेररिस्ट कैंप था। आप कह सकते हैं कि हमारे बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पे था। और अब भारत ने क्या किया, अपने हवाई जहाज भेजे, शायद 12 हवाई जहाज भेजे, और बालाकोट के टेररिस्ट कैंप पे बमबारी की। और भारत का मानना है कि वहां करीब 400 टेररिस्ट मरे थे। इनका तो तथ्य कभी सामने आता ही नहीं, एग्जैक्ट डिटेल्स आते नहीं है। भारत का मानना ये था। पिछले वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना भूल गए थे, तो लोगों ने कहा प्रमाण दो प्रमाण दो। इस बार सरकार ने वीडियो कैमरा साथ भेज दिया था कि भैया ठीक से पूरा विजुअल्स लेके आना, कलर्स भी लेके आना, ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं, कलर से साथ। अब ये कितना बड़ा स्टेप है, आप किसी देश के 50 किलोमीटर के अंदर, और ये पीओके नहीं है, ये असली पाकिस्तान है, किसी देश की सीमा के अंदर एक टेररिस्ट कैंप पर हमला कर रहे हैं 12 विमानों के साथ, और 400 वहां के लोगों को मार दिया है। दम तो चाहिए इसके लिए, मजाक तो नहीं है। तो हमें ये लगा कि इसके बाद चीजें ठीक हो जानी चाहिए। हालांकि ये लगना मूर्खता है, जब भी आपको लगे, अगर अभी भी लग रहा है कि ये पुश नहीं होगा, तो भी ये भोलापन है। अब 2025 में जो घटना घटी है पहलगाम में, उसमें इन्होंने 26 सिविलियंस को मारा है। तो मैंने पहले कहा, सिविलियंस को मारना ज्यादा सीरियस बात है। सेना पैरामिलिट्री के बीच में झड़प होती है, वो बुरी बात है, लेकिन वो होता है, देशों के बीच में कभी कभी होता है। सिविलियंस को मारना ये बदतमीजी है। तो सीधी सी बात है कि इस पर एक्शन तो होना ही चाहिए था, और ये एक्सपेक्टेड था कि एक्शन थोड़ा ज्यादा बड़ा होना चाहिए। सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि हम युद्ध करने वाले हैं। वो तो लोग पबजी खेल रहे थे, उनको लगा कि हो ही जाए, मजा आ रहा है, थोड़ा और बढ़ाओ ना, ठीक माहौल बन रहा है अभी। इस बार 14 दिन लिए, फिर सरकार ने कहा कि अब हम सायरन खेलेंगे 2 दिन तक, सिविल डिफेंस। पाकिस्तान ने सोचा अच्छा सिविल डिफेंस अभी छुट्टी है हमारी, और उसी रात को अचानक कांड कर दिया। 7 मई की सुबह, यानी कि 6 मई की रात को, पहली बार एलओसी के नजदीक एक कैंप, दूसरी बार पाकिस्तान के अंदर 50 किलोमीटर दूर एक कैंप, इस बार 9 कैंप, जिनमें से कुछ पीओके में, कुछ पाकिस्तान के पंजाब में। और पंजाब में भी एक जगह नहीं, बहावलपुर में भी, मुरीदके में भी, और पीओके में भी एक जगह नहीं, मुजफ्फराबाद में भी, सियालकोट में भी। 9 जगहों पर एक साथ। और रोचक बात क्या है, इस बार विमान पाकिस्तान के अंदर नहीं गए, भारत की सीमा में रह के मारा है। आप मिलिट्री एडवांसमेंट समझ पा रहे हैं इसके पीछे, जिसको आजकल हम बोलते हैं एआई ड्रिवन जो वॉरफेयर है। मिसाइल्स हम छोड़ रहे हैं यहां से, जो 50, 80, 100 किलोमीटर दूर जाके मार रही हैं, एक बड़े इलाके के बीच में ठीक उसी घर पे मार रही हैं जहां हमें मारना है। और इसके लिए हमें भारत की सीमा से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। इसको कहते हैं अपनी मिलिट्री की डिफेंस टेक को प्रदर्शित करना, कि हम कितने प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं। आपको मारने के लिए हमें अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलना है। अब वो 2019 की बात थी, अब 25 चल रहा है। 25 में आपको मारने के लिए अपने घर के अंदर से मार देंगे हम आपको, बहुत दूर नहीं जाना है। और एकदम एग्जैक्ट उस लोकेशन पे अटैक। सरकार का कहना है कि 100 से ऊपर आतंकवादी मरे हैं। मैं तो चाहता हूं कि आतंकवादी कोई भी ना बचे, जितने भी मरे। और उसके तुरंत बाद हमारी स्टेटमेंट क्या आई, जो लोग कह रहे हैं, लोग भी इतने प्यारे हैं, पहले बोल रहे थे कि कब करोगे कब करोगे कब करोगे कब करोगे, 10 दिन हो गए, कब करोगे। जैसे ही हमला किया तो उसके बाद क्या है, डी एस्केलेट डी एस्केलेट डी एस्केलेट, थोड़ा और बढ़ा, से नो टू वॉर से नो टू वॉर। एक ही इंसान तीनों टैग चला रहा था।
सोशल मीडिया पे। गिरगिट भी शर्मा जाएगी जब आप इस तरह से रंग बदलेंगे अपना। अरे भाई, एक स्टैंड पे कायम रहो। सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर था डे वन पे। 3 शब्दों का इस्तेमाल किया कि जो हमने अटैक्स किए हैं, नंबर 1 फोकस्ड हैं, मेजर्ड हैं। यानी एक तो हमने फोकस किया एग्जैक्टली कहां मारना है, कितना मारना है, उतना ही भेजा है बम। अगर 1.5 किलो बम चाहिए 1.5 किलो ही भेजा है, एक्स्ट्रा नहीं भेजा है, मेजर करके भेजा है। और तीसरा शब्द क्या बोला? नॉन एस्केलेटरी। हमला करने के 10 मिनट के बाद ये स्टेटमेंट आ गई कि हमने फोकस्ड, मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी अटैक किया है। नॉन एस्केलेटरी का मतलब क्या होता है? बढ़ाना नहीं है। हमारा काम हो गया, आपने हमारे कुछ लोगों को मारा और हमने उन सारे आतंकवादी कैंपों पे हमला कर दिया। जो 100-150 लोग मरे होंगे, हमारा हिसाब बराबर हो गया फिलहाल। और हमने साथ में ये दिखा दिया कि हम आपके घर के अंदर एग्जैक्ट वहां हमला कर सकते हैं बिना अपना देश छोड़े। पिछली बार हमारा एक पायलट वहां गिर गया था, फिर उसको कूटनीति से, डिप्लोमेसी से हम लेके आ गए थे। इस बार तो वो नौबत ही नहीं है, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं, उसे जरूरत है क्या उस चीज की। अब ड्रोन्स के हमले उनके भी हो रहे हैं, हमारे भी हो रहे हैं। युद्ध का तरीका ही बदल गया है पूरी तरह से। और हमने शुरू में कह दिया कि नॉन एस्केलेटरी फ्रॉम आवर साइड, हम नहीं बढ़ाएंगे, पर तुम बढ़ाओगे तो जवाब देंगे। जितना बढ़ाओगे उतना जवाब देंगे। और इन बातों से फिर सरकार ने माहौल बनाने के लिए क्या कहा? सिविल डिफेंस, सायरन बजाएंगे, सब तैयारी कर लो। सबको लगा अच्छा कुछ होने वाला इस बार, तो उम्मीदें बढ़ गई। पीओ क्या आएगा लगता है। सरकार नहीं कह रही है, सरकार केवल कह रही है कि उस मूर्ख का भरोसा नहीं है, हमने तो केवल इतना किया, क्या पता क्या फेंक दे, किसको लग जाए, तैयार रहो सब लोग। मीडिया की बातें सुन के लोगों ने एज्यूम कर लिया कि इस बार तो पीओ के आके रहेगा। और सब इस मूड में है कि बस मोदी जी इस बार रुकना नहीं है। पर मोदी जी मन में सोच रहे हैं, भाई तुम 1971 से तुलना कर रहे हो, जब 7 से 8 महीने की तैयारी थी, और हमें कह रहे हो कि 14 दिनों में काम निपटा दें। वाह, युद्ध ऐसे होते हैं। 14 डेज के टाइम में युद्ध शुरू हो गया। और ये अमेरिका वियतनाम का मामला भी नहीं है कि आप समझे सामने वाला कमजोर है। आपके सामने जो देश है उसके पक्ष में चीन भी खड़ा हुआ है, उसके पक्ष में अमेरिका भी अक्सर रहता है। यूएसएसआर अभी आपके पक्ष में उस तरह से नहीं है। 25 साल की संधि खत्म हो चुकी है। 1969 में यूएसएसआर चीन पे न्यूक्लियर अटैक करने वाला था। 69 में इतनी नाराजगी थी दोनों देशों में। इसलिए 71 में उसको भी दिक्कत नहीं थी कि चीन बीच में आएगा, चीन से उसकी दुश्मनी थी उस समय। और 2014 से यूएसएसआर और रशिया और चाइना, इनके बीच में स्ट्रेटेजिक टॉक्स और फ्रेंडशिप हो चुकी है। आज की दुनिया में 2 ताकत नहीं है, बाइपोलर नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। चीन अलग ताकत है, रशिया अलग ताकत है, अमेरिका अलग ताकत है, यूरोप में है, इजराइल एक ताकत है, भारत एक ताकत है। सबके सबके साथ संबंध अलग अलग है। 1955 में अमेरिका को बहुत धौंस हो गई एक बार। अमेरिका बहुत ताकतवर देश था भाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में परमाणु बम उसी ने मारे थे जापान पे। दुनिया भर में धाक थी कि परमाणु बम वाला देश है। फिर यूएसएसआर ने बना ली तो धाक बराबर हो गई। अब अमेरिका को एक बार वियतनाम से दुश्मनी हो गई। वियतनाम के अंदर अमेरिकी समर्थक और यूएसएसआर समर्थकों में झड़प हो गई। और ऐसा लगने लगा कि वियतनाम यूएसएसआर की लॉबी में जा सकता है, तो यूएसएसआर की लॉबी में ना जाए इसलिए अमेरिका ने हमला कर दिया उसके ऊपर। 1955 में हमला किया ये सोच के कि वियतनाम छोटा सा देश तो है। 1975 में अमेरिका हार के निकला वहां से। दुनिया का सबसे ताकतवर देश 20 साल तक वियतनाम से लड़ता रहा, अंत में हार के निकला। क्योंकि दुनिया कह रही है अमेरिका वियतनाम युद्ध, पर पर्दे के पीछे वियतनाम नहीं यूएसएसआर है। अब अमेरिका क्या करे? अमेरिका के 58-60 हजार सैनिक मरे उस युद्ध में। पूरे अमेरिका में विरोध हो गया सरकारों का कि इसलिए तो हमारे बच्चे नहीं है कि आप वहां जाके मरवाओगे उनको। भाई ये होती है युद्धों की कीमत। रशिया को लगा कि यूक्रेन तो छोटा सा, पी जाऊंगा उसको 4-5 दिन में। 2022 की बात है ना, 2022 में फरवरी महीने में यूक्रेन पे चढ़ गया। अब इंटरेस्टिंग बात,
मेरे एक रिश्तेदार, बहुत नजदीकी रिश्तेदार, यूक्रेन की राजधानी में रहते थे उस समय, कीव में। युद्ध हुआ तो बोले कि सच में हो रहा है कि मजाक चल रहा है। मैंने कहा भाई हो तो सच में रहा है, पुतिन का भरोसा नहीं। तो बोले हम निकल जाएं। मैंने निकल ही जाओ। थोड़ा उन्होंने देर की, कुछ लोग आ गए कुछ नहीं है, तो फिर भारत सरकार ने जब ऑपरेशन चलाया ना, फिर उसमें वो आए। तो मुझसे एक बार बात चल रही थी मजाक में कि सामान वामान तो कैसे ला पाएंगे। मैंने कहा सामान मत लाइए, एक आध महीने की बात है, वापस जाएंगे आप। बस ये कि आपके एड्रेस के अंत में यूक्रेन नहीं रशिया लिखा होगा, इतना ही अंतर है बस। की भी रहेगा, कॉलोनी वॉलोनी सब वही रहेगी, अंत में रशिया लिखा हुआ है, इतना ही अंतर है। एक आध महीने की बात है, छुट्टी भारत में मना लीजिए, फिर अपने नए देश में चले जाना। मेरा अनुमान था एक आध महीने में निपट ही जाएगा भाई। रूस के पास 5,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसके पास क्या, यूक्रेन के पास नाटो का मेंबर भी नहीं बन पाया था अब तक। तो मैंने भी अपनी कॉमन सेंस सोचा कि एक महीना मैक्सिमम। 3.5 साल हो चुके हैं, युद्ध खत्म नहीं हो रहा, और लोग कह रहे हैं कुछ भी कहो जेलेंस्की में दम तो बहुत है, अकेला भिड़ गया है। यही है ना जेलेंस्की, कि जेलेंस्की में दम तो बहुत है, अकेला भिड़ गया ट्रंप के साथ, मानना पड़ेगा। अकेला नहीं है, उसको पता है कि मेरे पीछे पूरा यूरोप बैठा हुआ है। ये युद्ध रूस और यूक्रेन का नहीं है, रूस और नेटो का है। अब अमेरिका पीछे हट रहा है तो रूस और यूरोप का युद्ध है, पूरा वेस्टर्न यूरोप। वरना 3.5 साल तक जितना खर्चा हुआ है, इतना खर्चा यूक्रेन सोच भी नहीं सकता करने का। तो जो युद्ध आपको दिखता है ना कि ये तो भारत पाकिस्तान युद्ध है, ऐसा नहीं होता है। भारत के पीछे कितने देश हैं, पाकिस्तान के पीछे कितने देश हैं, किस हद तक साथ में हैं। ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों किसी का ध्यान रखें। गोदाने को उपन्यास है हिंदी का, उसमें जो किसान है होरी, उसका बेटा है विद्रोही टाइप का, नाम तो गोवर्धन है पर गोबर बोलते हैं लोग उसको, नाम चलता है गोबर, वैसे गोवर्धन नाम है। तो बाप बेचारा बाप होता है, बाप कह रहे बेटा हम सब बिरादरी के चाकर हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते। और बेटा क्या बोल रहा है, पैसा हो तो ना बिरादरी का काम है ना हुक्का पानी का। आप सबको सही लग रहा है ना, क्योंकि आप सब युवा लोग हैं ना, इसलिए। इंटरनेशनल रिलेशन से बिरादरी के बिना काम नहीं चलता है। पूरी बिरादरी बैठती है, खाप पंचायत बैठती है वैसे ही, और उन सबको सांस लेके चलना पड़ता है। अकेले इतनी ताकत हमारे पास नहीं है कि हम अमेरिका से, यूएसएसआर से भिड़ जाएंगे, आज नहीं भिड़ सकते। इसलिए अब जमाना है प्रॉक्सी वॉर का, कि युद्ध ना करेंगे ना अनाउंस करेंगे, ऐसे काम करके आ जाएंगे। और पाकिस्तान इसमें एक्सपर्ट हो चुका ठीक ठाक। कहने वाले कहते हैं कि हम भी एक्सपर्ट हो चुके हैं, बलूचिस्तान में चीजें ऐसी नहीं हो जाती हैं, हमें नहीं पता, हम तो मानते हैं ऐसी हो जाती हैं क्योंकि वहां के लोग चाह रहे हैं आजाद होना। पर हमें पाकिस्तान के बारे में ठीक से पता है। 2008 में उन्होंने मुंबई में काम किया, 16 में उड़ी में किया, और 2019 में पुलवामा में किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आपको तुलना करनी हो, युद्ध की तुलना युद्ध से कीजिए, ऑपरेशन की तुलना ऑपरेशन से कीजिए। और ऑपरेशन को आप युद्ध में कन्वर्ट कर देंगे कि पीओ के लेके आ जाओ। लोग भी तो ऐसी ऐसी डिमांड करते हैं ना कि पीओ के लेके आ जाओ। 2008 में मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पीएम कौन था उस समय, सरकार किसकी थी, ये केवल एक फैक्ट है, उससे ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं। 2008 में एक बड़ा हमला हुआ, लगभग 175 सिविलियंस की मौत हुई मुंबई के हमलों में। 167 के आसपास भारत के थे, बाकी 8 उनके लोग थे जो आए थे मारने के लिए। एक बचा था जिसको हमने अरेस्ट कर लिया था, क्या नाम था उसका, हाँ अजमल कसाब, बाकी सब मरे थे। तो उनको हटा के 166 के आसपास भारत के लोग थे। बहुत बड़ी बात थी। कुछ अमेरिकी लोग भी थे, इजराइल के यहूदी लोग भी उसमें आते थे, दुनिया भर में न्यूज बनी। अब भारत एक जिम्मेदार देश के रूप में बहुत प्रसिद्ध रहा है। भारत की सरकार ने जिम्मेदारी से काम लिया, प्रमाण इकट्ठे किए, डोजियर बनाया, और वो डोजियर लेके दुनिया भर को दिखाया, और इसको बोलते हैं कि मैंने डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया। मनमोहन सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, डिप्लोमेटिक तरीके से हमने जवाब दिया। अब दिक्कत यह है कि कोई मधुमक्खी है, वो काटना चाह रही है, और आप उसको ज्ञान दे रहे हैं खड़े होके कि देखो काटना अच्छी बात नहीं है, नहीं अच्छा नहीं है ना, नो बैड हैबिट्स,
बैड गर्ल नो। अब मधुमक्खी है ना, मक्खा होता तो बैड बॉय बोल देते ये तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो इससे तो बात नहीं बनती है भाई। सामने वाला अगर समझने को तैयार ना हो तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो हमारी सरकार ने इस बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शांति नहीं अब रण होगा, तो याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो जब आपको एक बार समझ में आ गया कि भैया काम नहीं बनता, इनको समझाने से बात नहीं बनती है, दुष्ट लोग हैं, बहुत सारे इनके गुट हैं, कोई जैशे मोहम्मद है, कोई लश्कर तैयबा है, इस बार पता लगा कि नया आ गया, TRF आ गया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट आ गया। बेरोजगार लोग हैं, पढ़ाई लिखाई उस देश में हो नहीं रही है, पढ़ाई लिखाई के नाम पे ज्यादा लोग केवल मदरसे की शिक्षा ले रहे हैं जिसमें साइंटिफिक एजुकेशन है नहीं, रोजगार है नहीं, आटा खरीदने में जंग हो रही है देश के अंदर। बेरोजगार और अनपढ़ लोगों की फौज जहां भी इकट्ठी होगी वहां बहुत सारे लोग लड़ाकू बनेंगे, सीधी सी बात है। ये बात वहां के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी ये हुआ, कई देशों में ऐसा हुआ है। जहां जहां बहुत बड़ी लोगों की संख्या है, अनपढ़ लोग हैं, या शिक्षा मिली है तो धार्मिक शिक्षा है, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं है, साइंटिफिक एजुकेशन नहीं है, रोजगार है नहीं, तो अंत में क्या होगा? यही सब होगा। फिर अफीम की खेती होगी, आतंकवाद होगा, वो भी एक तो बिजनेस ही तो है। जितना रिस्क उतना बेनिफिट। आतंकवाद बिजनेस में रिस्क सबसे ज्यादा है तो बेनिफिट भी सबसे ज्यादा होता है, तो कई लोग इसमें उतर जाते हैं। तो उन्होंने फिर अपना काम शुरू कर दिया। 2016 में उड़ी पे हमला किया, ये सैनिकों पे हमला किया। 8 में सिविलियंस का हमला सबसे बुरा माना जाता है। उड़ी में 19 सैनिक हमारे मारे गए, और इस समय तक 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ चुकी थी। नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी का स्वभाव एक जैसा है। अगर इनमें से कोई PM है और पूरी सपोर्ट के साथ है, मतलब पूरे बहुमत के साथ है, तो आप ये तो मान के चलिए कि खाली बातचीत तो नहीं होगी, कुछ तो होगा, ये तो आप मान ही सकते हैं। तो इनको लगा आज तक हमारा रिकॉर्ड है डिप्लोमेटिक बातचीत करने का, अब क्या करें। अच्छा, किसी दूसरे देश की सीमा में घुसना मजाक तो है नहीं। आप घुसे और वो कहते कि युद्ध शुरू हो गया, युद्ध ही शुरू कर दे। और युद्ध में दिक्कत नहीं है। देखिए, समझदार आदमी की पहचान क्या है? वो युद्ध खुद चुनता है। कोई आपको उकसाए कि युद्ध लड़ लो, मुझसे युद्ध लड़ लो, नहीं लड़ना है, क्योंकि आप फ्री नहीं हैं, आपके पास काम है। आपको अपना रॉकेट भेजना है चंद्रमा पे, मंगल पे भेजना है। वो जो एक स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है, उनके झंडे पे चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा पे झंडा है। तो ये अंतर ध्यान रखना ना हमें। हम उनके लेवल पे जाके झगड़ा करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे भाई? हमें नहीं झगड़ा करना, वो तो झगड़ा करने को तरस रहे हैं। समझदार आदमी झगड़ा तभी करता है जब उसको पता है कि इससे सिवाय कोई चारा नहीं है। चारा नहीं है तो झगड़ा करेंगे, चारा है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम मजाक बना लो, हमारा बना लो, हाँ अरे डर गए, हाँ डर गए, हम डर गए, हम बहुत डरपोक है, थैंक यू। आप ऐसा करो, उस तरफ चले जाओ, बलूचिस्तान की तरफ चले जाओ, वहां झगड़ा कर लो, हमसे मत करो। तो झगड़ा कोई उकसाए और आप झगड़ा करने लग जाए, आपसे बड़ा मूर्ख कौन है उसके बाद? तो ये भी चिंता है कहीं युद्ध हो जाए शुरू, और युद्ध में इतने रिसोर्सेस खर्च होंगे, इतने लोग मरेंगे। एक ठीक ठाक सा युद्ध जो 3-4 साल चलता है, मोटा मोटा अनुमान अगर मैं आपको बताऊं तो रूस यूक्रेन के युद्ध में कम से कम 1 से 2 लाख लोग यूक्रेन के और 4 से 8 लाख लोग रशिया के मर चुके हैं अब तक। ये मोटा मोटा अनुमान है, सच तो नहीं पता लगता इस मामले में। और भारत पाकिस्तान की आबादी उनसे बहुत ज्यादा है। तो अगर 3 से 4 साल युद्ध चल गया तो मोटा मोटा मान के चलिए 5 लाख तो स्कोर आएगा। और इस 10 लाख में कुछ हमारे घर के भी लोग होंगे ही। तो युद्ध केवल पबजी वाले मूड से करना है या बहुत सीरियस बात होगी तो ही करना है? एकदम सूत्र साहिब लुधियानवी में बता गए हैं, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जंग केवल तब करनी है जब कोई चारा ना बचे, वरना युद्ध में आमतौर पे दोनों पक्ष हारते हैं, कोई नहीं जीतता है। युद्ध कौन जीता? कोई नहीं जीता, ये भी हारे वो भी हारे। ये 5 लाख लोग हारे, ये 4 लाख लोग हारे, और कह रहे कि जीत गए। हमारा कम नुकसान हुआ तो हम जीत गए। अरे इसे युद्ध केवल तब करना है जब कोई चारा ना बचे, और करना है तो फिर टूट के करना है। फिर ये नहीं कि फुलझड़ी चढ़ा के आ गए, फिर निपटा के आना है। और जब तक निपटाने का मूड ना बने युद्ध नहीं करना है। अब इस सरकार ने क्या तय किया? अभी कुछ तो करना होगा ताकि मैसेज दें।
तो इसके करीब 10 दिन के बाद हमारी सरकार ने क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक का मोटा मोटा मतलब हमारे कुछ सैनिक कमांडोज गए, उनका एलओसी के थोड़ा अंदर एक ठिकाना था और हमने उसका जो नेविगेशन से चेक किया, वहां जाके उनको मार के वापस आ गए। कितने लोग मरे पता नहीं, लेकिन मान लीजिए कि 20 से 50 आतंकवादी मरे होंगे। और देश को एक तसल्ली मिलेगी कि सरकार देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। अच्छा, कोई सरकार कितनी भी तेज हो, आप इस छुपन छुपाई को रोक तो सकते नहीं। किसी देश के आतंकवादी संगठन रात दिन रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और छुपके के दुश्मनों को मार के आ रहे। आप ये जीरो तो कभी नहीं कर पाएंगे। आप ये कर सकते हैं कि ये करने की कीमत इतनी हो जाए कि लोग 10 बार सोचे करने से पहले। अब 2019 में फिर से कर बैठे। उनकी बहुत बड़ी गलती थी, 19 के इलेक्शन से 2 महीने पहले कर दिया। अगर वो मोदी जी को नहीं चाहते थे, इलेक्शन के बाद करते। पहले करोगे, वो एक्शन लेंगे तो जनता और समर्थन में आ जाएगी। तो पुलवामा में उन्होंने क्या किया, एक बस जो कि सीआरपीएफ की थी, 40 लोग हमारे अर्धसैनिक बलों के, पैरामिलिट्री फोर्स के मरे। उस बहुत बड़ा हादसा था। एक ही आदमी ने किया, अपनी कार में बहुत सारा क्या बोलेंगे एम्यूनेशन भरा और जाके टक्कर मार दी। अब ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है। अब सरकार को क्लियर था कि जो पिछली बार किया उससे कुछ बड़ा करना होगा। पिछली बार हम केवल एलओसी के थोड़ा सा अंदर घुसे थे, पीओके के अंदर थे। आप समझते हैं ना एलओसी क्या है, पीओके उसके बाद मेन पाकिस्तान आता है। इस बार क्या किया, उनका एक प्रांत है खैबर पख्तूनवा। पाकिस्तान के 4 स्टेट्स हैं, खैबर पख्तूनवा हो गया, इधर पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। तो खैबर पख्तूनवा सबसे ऊपर जो नॉर्थ के साइड में है वो। उसके अंदर एक जगह थी बालाकोट, जहां एक टेररिस्ट कैंप था। आप कह सकते हैं कि हमारे बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पे था। और अब भारत ने क्या किया, अपने हवाई जहाज भेजे, शायद 12 हवाई जहाज भेजे, और बालाकोट के टेररिस्ट कैंप पे बमबारी की। और भारत का मानना है कि वहां करीब 400 टेररिस्ट मरे थे। इनका तो तथ्य कभी सामने आता ही नहीं, एग्जैक्ट डिटेल्स आते नहीं है। भारत का मानना ये था। पिछले वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना भूल गए थे तो लोगों ने कहा प्रमाण दो प्रमाण दो।